Hello everyone. Today we are going to discuss Indian judiciary and collegium system. भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आज हम ये देखेंगे कि संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम में कैसा अपॉइंटमेंट होता है जो वर्तमान में चल रहा है। और आजकल बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है ये कॉलेजियम सिस्टम, सरकार बनाम कॉलेजियम सिस्टम। यानी ये कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट में या उनके ट्रांसफर में, या फिर इसको हटा के जो भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है यानी लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसके आधार पर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। एनजेएसी की भी बात करेंगे हम, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि 99 अमेंडमेंट के थ्रू आया था परंतु उसे हटा दिया गया है। अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम ही काम कर रहा है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपॉइंटमेंट होता है और उसके अपॉइंटमेंट से संबंधित जो प्रक्रिया भारतीय संविधान में लिखी गई है 124 में, अनुच्छेद 124 में, उसके आधार पर उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए टाइम टू टाइम जजमेंट के थ्रू बनाया गया जो कॉलेजियम सिस्टम है या जो रूल है उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारा लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यानी कि भारतीय संविधान में जो 124 अनुच्छेद में लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है। तो 124(1) की बात करें तो ये कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। यानी जब भारतीय संविधान 1950 में बना, लागू हुआ, उस समय का अगर संविधान में 124 आर्टिकल देखा जाए तो वो यही है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 7 अदर जजेस होंगे। लेकिन संसद संशोधन करके इन जजेस की संख्या, नंबर ऑफ जजेस, बढ़ा सकती है। ध्यान रखिएगा ये पावर, अमेंडमेंट करने की पावर संसद के पास है, संख्या बढ़ाने की पावर जो है संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो जजेस की संख्या 1 + 33 है। यानी टोटल संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस, यानी 34 टोटल मेंबर। इसके पहले 30 + 1 थे, यानी 30 जजेस थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सब क्लॉज 2 की बात करें तो वो प्रोसीजर बताता है अपॉइंटमेंट का। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भारत के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किससे परामर्श करके करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और भारत के जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से परामर्श करके करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो परामर्श शब्द है ये बहुत ज्यादा विवादित रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। इस पे टाइम टू टाइम जजमेंट आए हैं, जो फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इतने जो जाना जाता है। तो जो सबसे बड़ी व्याख्या जो की गई है वही सहमति या परामर्श की, कि क्या ये जो परामर्श शब्द है राष्ट्रपति इसे मानने के लिए
बाउंड है, बाध्य है या फिर नहीं? क्या कंसल्टेशन का अर्थ कॉन्करेंस लगाया जाएगा या फिर नहीं? तो आगे चर्चा करेंगे इस बारे में जजमेंट के थ्रू। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि शुरुआत में जब हमारा भारतीय संविधान बना था उसमें क्या सिस्टम था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का। तो 1950 में जब प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट का। जैसे कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेस काम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा। तो उस टाइम पे भी राष्ट्रपति करता था, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श से काम करता था। पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि जजेस ही जजेस का अपॉइंटमेंट करें, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भारतीय संविधान जो कहता है उसी आधार पे नेहरू के समय में अपॉइंटमेंट की व्यवस्था बनती थी। यानी कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट था वो किसके हाथ में था? कार्यपालिका के हाथ में। राष्ट्रपति करते थे मंत्री परिषद के परामर्श से, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता था उस समय पे, उनकी जो पूरी कैबिनेट होती थी, उनका जो पूरा मंत्री परिषद होता था, उन्हीं के परामर्श से जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता था। तो कार्यपालिका की शक्ति वहां पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी जजेस के अपॉइंटमेंट। लेकिन हाँ, एक और नियम बहुत अच्छा था नेहरू के टाइम पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो किस बेसिस पे होगा। उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी थी, सीनियरिटी के बेसिस पे होगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होगा, वही हायरार्की होगी उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की। यानी एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट में कौन है, उसी का अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में होता था। लेकिन इसकी जो कड़ी थी, इसको तोड़ने का काम इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ। देखा जाए तो 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे, और उससे पहले 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक जो हायरार्की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की, उन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक किया था। इस पे हम चर्चा करेंगे कि इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा राजनीतिकरण किया था, राजनीति को घुसा दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में। 4 जजेस थे सीनियर मोस्ट, जिनमें से एक को चुनना था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त होता है और लाइन पे एक के बाद एक जज होते हैं। तो अगर देखा जाए तो सीनियरिटी बेसिस पे किसको बनना था? शेलट को, जस्टिस शेलट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाना था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। शेलट, ग्रोवर और हेगड़े, और इसके बाद आते हैं जस्टिस A.N. रे, अजीत नाथ रे। तो 3 जजेस की हायरार्की को ब्रेक करके ये चौथे जो चीफ जस्टिस थे A.N. रे, इन्हें बनाया गया भारत का मुख्य न्यायाधीश। पूरे तरीके से इतिहास बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है दोस्तों, ये 25 अप्रैल 1973 की बात है, जहां जब ब्रेक किया गया था और A.N. रे को बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके पहले अगर 24 अप्रैल 1973 को देखें हम, तो उस दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट आया था जो कि सबको विदित है, केशवानंद भारती का केस, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। 24 अप्रैल को ये केस आया था, 25 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होना था। अब देखिए कि
जो ये जजमेंट आया केशवानंद भारती का, वो 6 और 7 के अनुपात में जजमेंट आया, यानी 7 जजेस जो थे वो इस फेवर में थे, यानी जुडिशरी के फेवर में थे कहा जाए तो, और 6 जज जो थे वो सरकार के फेवर में थे। तो इसमें जो क्वेश्चन था, एक प्रश्न ये भी था केशवानंद भारती के केस में कि भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो ये 7 जजेस की जो अनुपात था, तो 13 जजेस की जो बेंच बनी थी उसमें से 7 जजेस ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा कि क्या है? जुडिशरी बताएगी, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर बता देगा उसको ब्रेक अमेंडमेंट करके और पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। अब यहां पे पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर में एक लिमिटेशन लगा दी गई, एक सीमा बता दी गई कि आप भारतीय संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, परंतु आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का, जो मूलभूत ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अब ये जो जजमेंट आया, इसमें 7 वो जज थे जिसमें से शैलट, ग्रोवर, हेगड़े, ये सब इसके फेवर में थे, और ये जो जजमेंट था वो सरकार के अगेंस्ट जा रहा था, यानी पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को कहीं ना कहीं क्षीण कर रहा था, कम कर रहा था। और ये जो चौथे जज एएन रे, अजीत नाथ रे थे, वो किसके पक्ष में थे? सरकार के पक्ष में, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, मूलभूत ढांचा जैसी कोई चीज नहीं है संविधान में। इन्होंने एएन रे ने इस फेवर में थे, यानी संशोधन शक्ति जो पार्लियामेंट को प्राप्त है उसको क्षीण ना किया जाए, इस फेवर में थे ये। इस वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने एएन रे को, यानी अजीत नाथ रे को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया, और ये जो सरकार के अगेंस्ट थे, शेलट, ग्रोवर और हेगड़े, इनको ब्रेक कर दिया गया, यानी इन्हें साइड कर दिया गया। अब उन्होंने जुडिशरी का मान रखते हुए इस्तीफा दे दिया, तीनों जजेस ने। यहां पे ये बहुत बड़ा राजनीतिकरण हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। एक और बार भी हुआ है, तो एक और बार कब हुआ है? एडीएम जबलपुर का केस है 1976 का। ये भी बहुत ऐतिहासिक फैसला आया था। इस केस को हैबियस कार्पस रिट के नाम से भी जाना जाता है। हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, यानी किसी को इलीगल तरीके से डिटेन नहीं किया जा सकता है, अवरोध, उसे परिरोध में नहीं रखा जा सकता है। यह है हैबियस कार्पस रिट। तो क्या इसमें यह क्वेश्चन था इस केस में, एडीएम जबलपुर केस में, कि क्या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जब भारत में 352 यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो क्या हैबियस कार्पस रिट जारी की जा सकती है? 4 जजेस की बेंच बनी थी, तो 3 जज इस फेवर में थे कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया जा सकता है, यानी कि हैबियस कार्पस रिट नहीं जारी की जा सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। तो 3 जज इस फेवर में थे कि किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया जा सकता है। उनके अगेंस्ट कोर्ट द्वारा ये कौन जारी करता है? हैबियस कार्पस रिट। ये रिट से संबंधित जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को, 226 के तहत हाई कोर्ट को। तो इमरजेंसी के टाइम पे 3 जजेस का ये मत था, जो मेजॉरिटी में थे, बहुमत में थे, कि हैबियस कार्पस की रिट इमरजेंसी के टाइम पे इशू नहीं की जा सकती है। मींस कि इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी व्यक्ति को कभी भी अवैध तरीके से डिटेन किया जा सकता है। लेकिन उसमें से एक साहसी जज थे,
HR खन्ना जी, जिन्होंने इसके अगेंस्ट जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया, मत दिया, ओपिनियन दिया अपना कि इमरजेंसी के टाइम पे भी हैबियस कार्पस रिट जारी की जा सकती है। किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से डिटेन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 के तहत यह आता है उसके जीवन की सुरक्षा, जीवन जीने का अधिकार उसे है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो अधिकार खत्म नहीं होता है इमरजेंसी के टाइम पे भी। अब ये जो HR खन्ना जी थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया, यानी कि हैबियस कार्पस रिट जारी की जा सकती है, और सरकार के खिलाफ ये जजमेंट हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, उन्होंने इमरजेंसी लगा रखी थी। तो ये जजमेंट आते ही इंदिरा गांधी इनके तो अगेंस्ट ही हो गई, HR खन्ना। और उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद रिक्त होने वाला था 1977 में, 1976 की यह बात है, और 1977 में जैसे ही पद रिक्त होता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का, और सीनियरिटी बेसिस पे अगर देखा जाए तो HR खन्ना जी का ही अवसर था, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था अगर सीनियरिटी रूल देखा जाए तो, जो कि नेहरू जी के टाइम से चला आ रहा था। लेकिन यहां पे राजनीतिकरण करके इंदिरा गांधी ने इनको नहीं बनाया, इनके जूनियर को बनाया। HR खन्ना को छोड़ के उन्होंने इनके जूनियर रहे जस्टिस बेग को उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया। साफ झलक रहा था कि इन्होंने राजनीतिकरण की है। अब यहीं से क्या होता है कि कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम की नींव आती है, नींव पड़ती है। यहां से जुडिशरी का दखल जजेस के अपॉइंटमेंट में बढ़ जाता है। जब जजेस का दखल बढ़ जाता है तब देखिए कि आगे क्या होता है। अब देखिए हम बात करेंगे फर्स्ट जजेस केस, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। 1981 में ये जजमेंट आता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसका एक नाम ये भी है कि फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। इसमें दो बातें कही गई थी। पहला था कि आर्टिकल 124 में परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, यानी जैसा कि मैं बोली थी कि यहां पे मैं लौट के आऊंगी आर्टिकल 124 में जो ये सहमति की बात है कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते वक्त उनका जो सीनियर मोस्ट जज होंगे या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। परामर्श से अपॉइंटमेंट करेगा। अभी बाध्यता की बात नहीं आएगी, बाध्य नहीं, मतलब अभी बाध्यता की बात आगे आएगी। परामर्श से कार्य करेगा। तो प्रश्न ये है कि क्या वो परामर्श मानने के लिए बाध्य है? क्या परामर्श का अर्थ सहमति लगाया जाए? सहमति मीन्स बाध्य है। अगर सहमति नहीं है, अगर यहाँ पे कॉन्करेंस कंसल्टेशन का अर्थ नहीं लगाया जाएगा तो मतलब बाध्य नहीं है। बाध्य है या बाध्य नहीं है, ये क्वेश्चन था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि क्या आर्टिकल 124 में जो परामर्श शब्द लिखा गया है क्या उसका अर्थ सहमति है, यानी क्या राष्ट्रपति सहमति मानने के परामर्श मानने के लिए बाध्य है। तो इस केस में कहा गया कि यहां पे परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फर्स्ट जजेस केस में कहा गया कि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए यहां पे बाध्य नहीं है, इसलिए यहां पे परामर्श का अर्थ कॉन्करेंस नहीं लगाया जा सकता, सहमति नहीं लगाया जा सकता। यहां पे भी ध्यान रखिएगा कि अभी भी जजेस का अपॉइंटमेंट कार्यपालिका के हाथ में है, क्योंकि राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श माने या परामर्श न माने।
अभी यहाँ पे एसपी गुप्ता के केस में यही कहा जा रहा है, फर्स्ट जजेस केस में यही कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो जजेस के अपॉइंटमेंट में अभी भी जजेस का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी वो चाहे तो उनका जो नॉमिनेशन आया है जिस जज का नाम, उसको अपॉइंट करे या ना करे, वो बाध्य नहीं है। और दूसरी बात ये भी थी इसमें कि जजेस का अपॉइंटमेंट अभी भी कार्यपालिका के हाथ में है। दो बातें कही गई थी इस केस में। अब देखिए जो दूसरा केस आता है वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। ये सेकंड जजेस केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बताया गया कि परामर्श का अर्थ सहमति होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो जजेस का अपॉइंटमेंट करते वक्त उन्हें जो परामर्श दिया जाएगा उस परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य है। जजेस द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यानी कि अब यहां से कार्यपालिका की शक्ति क्षीण हो गई। जजेस के अपॉइंटमेंट में यहीं से कार्यपालिका की शक्ति क्षीण हो जाती है, जो सेकंड जजेस केस के नाम से जाना जाता है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसके पहले के केस में कहा गया था कि सहमति मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति जी। अब इस केस में कहा गया है कि राष्ट्रपति जी बाध्य हैं जजेस की सहमति मानने के लिए, जजेस के अपॉइंटमेंट। अब यहीं से कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण होता है। कॉलेजियम सिस्टम बनता है, एक सीजेआई होंगे और दो सीनियर मोस्ट जज होंगे जो राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। जजेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए यहां कॉलेजियम सिस्टम बनता है। और एक और नियम लागू होता है, ऐसा परामर्श प्राइमेसी प्रिंसिपल पर आधारित होगा। प्राइमेसी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आया ये सेकंड जजेस केस में। अब हम देखते हैं कि प्राइमेसी प्रिंसिपल क्या है। प्राइमेसी प्रिंसिपल का मतलब यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो उसका व्यू होगा इस बारे में, जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, जो उसका मत होगा वही पूरी जुडिशरी का मत माना जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय का मत माना जाएगा। यानी जो मेन है उसमें मुख्य जो ओपिनियन है वो किसका होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। यानी टू जो अदर जजेस की बात की गई है कि उनकी कंसल्टेशन होगी, वो नाम मात्र की है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे उसे मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य है। ये चीज आई सेकेंड जजेस केस में। और यहां पे अभी भी जो सीजेआई के अपॉइंटमेंट की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात है, वो अभी भी सीनियरिटी बेसिस पे चल रही है। जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसी हायरार्की में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होगा। अब देखिए थर्ड जजेस केस के नाम से आया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। ये वैसा जजमेंट नहीं है कि किसी के थ्रू आया, ये एक रेफरेंस केस है जो कि भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत ये पावर देता है कि आप किसी भी मुद्दे पर, यानी किसी संवैधानिक मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श मांग सकते हैं। तो प्राइमेसी प्रिंसिपल मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही मत पूरी जुडिशरी का मत, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मत माना जाएगा। इस चीज को चैलेंज किया गया था इस केस में कि ऐसा क्यों, मतलब फिर तो सारी चीजें ऐसी नाम मात्र की हो रही हैं। जो सीनियर मोस्ट जज हैं या फिर राष्ट्रपति जी हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है किसी की ओपिनियन का। यहाँ पे आपने सिर्फ पूरी सत्ता, पूरे जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर रख दिया आपने, एक व्यक्ति के ओपिनियन पे। यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे वही होगा।
तो यहाँ पे तो मनमाना भी हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ भी बोल सकते हैं, किसी का भी नाम निर्देशन कर सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे चैलेंज किया गया था थर्ड जजेस केस में, यानी कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर 143 में उन्होंने मांगा था, 143 आर्टिकल के तहत, कि ये जो प्राइमेसी प्रिंसिपल का सिद्धांत है वो कितना सही है। इस चीज को यहां पे ऑब्जेक्ट किया गया था। इसी प्राइमेसी प्रिंसिपल में यहां पे बदलाव किया गया। इसी केस में प्राइमेसी प्रिंसिपल को भी बदल दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम को भी बदल दिया गया। अब देखा जाए तो यहां पे 5 मेंबर हो रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम जो अब बन रहा है 1998 में। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो कि अध्यक्ष होंगे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और 4 अदर सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कि इसके मेंबर होंगे। ये बात कॉलेजियम सिस्टम यहां पे स्टैब्लिश होता है 5 मेंबर के साथ। और यहां पे एक और बात की गई कि ड्यू प्रोसेस होगा जजेस के अपॉइंटमेंट में। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सम्यक प्रक्रिया का पालन करेगा। बिना सम्यक प्रक्रिया के पालन किए जजेस का अपॉइंटमेंट सही नहीं माना जाएगा। यानी राष्ट्रपति जी यहां पे बाध्य नहीं है इनकी परामर्श मानने के लिए या इनके नॉमिनेशन को नॉमिनेट करने के लिए, जब तक कि कॉलेजियम सिस्टम में ड्यू प्रोसेस फॉलो ना किया गया हो, सम्यक प्रक्रिया को फॉलो ना किया गया हो। अब हम देखते हैं कि ये सम्यक प्रक्रिया क्या है। तो सम्यक प्रक्रिया यानी युक्त रीजनेबल व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति में गुणवत्ता भी होनी चाहिए, यानी मेरिट और प्लस सीनियरिटी। किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए पहले क्या होनी चाहिए? मेरिट होनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद इस चीज का भी भरपूर ख्याल रखना चाहिए कि वो सीनियर मोस्ट जजेस का ही व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा जो सीनियर मोस्ट जज हो वहां पे उसी का नाम होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा कि और योग्यता प्लस सीनियरिटी सीजेआई के लिए इंपॉर्टेंट है। और कॉलेजियम सिस्टम तभी मान्य होगा जब उसका बहुमत प्राप्त हो, यानी कि 5 लोग अगर हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य कॉलेजियम में, तो उसमें से जिसका नाम आ रहा है उसके फेवर में एटलीस्ट 3 लोग होने चाहिए, एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर जजेस, यानी 3+2 होना चाहिए। अगर संपूर्ण बहुमत है, पूरे लोग एक साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डिफरेंट व्यूज हैं तो इसमें 3+2 तो होना ही चाहिए, तभी राष्ट्रपति इनका परामर्श मानने के लिए बाध्य होंगे। अब देखते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, सरकार क्यों चाह रही है कि इसे अपने हाथ में ले लिया जाए। सरकार क्यों चाह रही है कि जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस द्वारा नहीं होना चाहिए, बल्कि वही पुरानी चीजें होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी अपॉइंटमेंट करेंगे अब मंत्री परिषद के परामर्श से, जो कि नेहरू के टाइम पे एक व्यवस्था, एक परंपरा स्टैब्लिश की गई थी। बीच में 2014 की बात है, 99th अमेंडमेंट आया था, भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था, 99वां संशोधन हुआ था 2014 में, और उसमें NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, एक कमेटी बनी थी, एक आयोग बना था जिसमें जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई थी और कॉलेजियम सिस्टम को वहां पे हटा दिया गया था। परंतु न्यायपालिका ने इस सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया और वर्तमान में अगर देखी जाए तो व्यवस्था अभी क्या चल रही है, कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर जजेस ही मिलके अपॉइंटमेंट नॉमिनेट करते हैं किसी व्यक्ति का नाम और फिर
उनके परामर्श को मानने के लिए अगर मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर है, सीनियरिटी बेसिस पे है, मतलब सम्यक प्रक्रिया को फॉलो करके ये काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति इनकी परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं और उस व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे या फिर भारत के अदर जजेस के रूप में, जस्टिस के रूप में उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो अब इसकी आलोचना पे हम बात करते हैं कि लोग क्यों कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं, यानी सरकार क्यों नहीं चाहती कि कॉलेजियम सिस्टम आगे चले, क्या कमियां हैं कॉलेजियम सिस्टम में। तो कॉलेजियम सिस्टम में यह है कि परामर्श का अर्थ जो सहमति है, यानी राष्ट्रपति जी बाध्य हैं मानने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस का जो परामर्श जा रहा है, जिस जज का नाम निर्देशन किया जा रहा है, नॉमिनेशन किया जा रहा है, उसको अपॉइंट करने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य हैं, यानी एक नाम मात्र का राष्ट्रपति का मोहर लगाया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी एक आलोचना, इसकी भी एक आलोचना ही है कि ये जो सहमति है, यानी कि जो परामर्श का अर्थ सहमति माना जा रहा है, कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, तो ये भी एक बेतुका अर्थ है। दूसरा है कि कॉलेजियम के द्वारा न्यायपालिका ने जो अपॉइंटमेंट अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा सिस्टम अदर कंट्रीज में कहीं भी नहीं है, सिर्फ भारतीय न्यायपालिका में ही ये व्यवस्था लागू है कॉलेजियम सिस्टम की, बाकी कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तीसरा है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कार्यपालिका के हाथ में होना चाहिए। देश में जितनी भी बॉडीज काम कर रहे हैं, जितने भी बड़े अथॉरिटीज काम कर रहे हैं, सबका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन यानी कार्यपालिका के हाथ में होता है। परंतु एक न्यायपालिका है, एक इंडियन जुडिशरी है, जो कि अपने जजेस का अपॉइंटमेंट वही करती है। और अगर वही करती है, अपने जजेस ही जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा होगा, यानी भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा होगा। और सुप्रीम कोर्ट में देखा भी गया है कि आपस में सारे जजेस एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मोस्टली जजेस जो हैं 34 में से 25 जजेस ऐसे होंगे जो एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या वहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, या सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वहां पे जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बेटे आ रहे हैं, उनके अदर रिलेटिव्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म दिखता है, ट्रांसपेरेंसी कम है। इस वजह से कार्यपालिका चाहती है कि जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था, न्याय की मूर्ति को इस तरीके से अपने हाथ में अपॉइंटमेंट लेके और शायद उचित नहीं है। और ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी अगर अपॉइंटमेंट में फंस जाती है, नियुक्तियों में, पद नियुक्तियों में और रिक्रूटमेंट निकालने में फंस जाती है, तो न्यायिक व्यवस्था भी चरमराती है, यानी टाइमली जजमेंट नहीं आ पाता जुडिशरी में, टाइमली मुद्दे नहीं निपटाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जुडिशियल सिस्टम किस में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट में वो टाइम निकाल देते हैं अपना, पदोन्नति, पद नियुक्ति और वैकेंसीज निकालने में। तो ये सारी आलोचनाएं हैं। आगे देखिए क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम आ रहा है, ये बरकरार रहेगा या फिर ये बदल जाएगा, जैसा भी होता है मैं आपको बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, और तब तक अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना